जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हम जिस मुद्दे पे आज अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र सुभाष जी के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, वो है कि कौन बड़ा, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस? किसकी चल रही है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफ़ी खींचातानी है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया में रोज़ नई-नई बातें आती हैं, रोज़ नई खबर, नए नाम उछाले जाते हैं। कहा जाता है कि आरएसएस बीजेपी के नाम पे उनको कुछ इश्यूज़ हैं, बीजेपी के नेताओं को आरएसएस द्वारा जो नाम दिए जाते हैं, उस पे कुछ इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज़ कब तक चलेगा? क्या जेपी नड्डा, जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है, तीसरी बार का थर्ड टेन्योर, वो भी खत्म होने वाला है। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, क्या उनको फर्दर एक्सटेंशन दिया जाएगा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 50% राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में चुनाव बहुत ज़रूरी है। वहाँ के प्रदेश कमिटीज़ का, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ का, ब्लॉक मंडल कमिटीज़ का। अभी तक 18 में से शायद 13 जगहों पे 13 राज्यों में चुनाव हुआ है। 5 राज्यों के बाद ही आप कह सकते हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मैं पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात, पार्टी के संविधान और पार्टी के बायलॉज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। खैर, पूरे देश में हर्ष और उल्लास है, लोग मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। बातें आती हैं, बातें जाती हैं राजनीति में, पर एक दूसरे को लेकर इस तरह के इन दिनों पर सब कोई एक दूसरे के साथ होकर खुशी मनाता है। मेरा आपसे ये पूछना है सुभाष जी, कि पार्टी अध्यक्ष को ही ना लेकर बहुत सारे मुद्दों पे संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहता है, पर खटपट भी बना रहता है। तो आखिर क्या माने, बीजेपी आरएसएस को चला रही है या आरएसएस बीजेपी को चला रही है? क्योंकि आरएसएस के अरुण कुमार जी का कहना है कि ऐसे 36 संगठन हैं, सबको हमने खुला छोड़ दिया है, सब अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपना चुनाव करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, हम कहीं दखल अंदाजी नहीं करते। तो उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की। खैर, सुभाष जी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आरएसएस बीजेपी को चलाता है, ये अभी सबको पता है, और ये छुपाने की जो कोशिश होती है वो लोगों को मूर्ख समझते हैं। आरएसएस का जो कार्यकर्ता होता है वही संगठन मंत्री होता है बीजेपी के इकाइयों का, फिर वो ब्लॉक लेवल से हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन हमेशा आरएसएस अपना पल्ला झाड़ता आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वल्लभ भाई पटेल इनको लिखित रूप में दिया है। जब महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बैन हुआ था आरएसएस पर, उसके बाद लिखित रूप में दिया है कि संघ किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा। इसलिए संघ हमेशा दावा करता है कि वो सिर्फ सांस्कृतिक चीजों पे ही वो ध्यान देता है, और राजनीति से उसका कोई सरोकार नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि कई सारे सरमन जो है वो आरएसएस चीफ देते आ रहे हैं और नसीहत देते आ रहे हैं। दूसरा, वक्त वक्त पे बोला भी जाता है कि आरएसएस जो है वो संघ के बीजेपी के साथ है और चुनाव में वो मदद करते हैं। तो ये अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी जो कानूनी अड़चन है, शायद उसके लिए बीजेपी के बारे में पल्ला झाड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आरएसएस अभी बीजेपी को चलाता है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो बेंगलुरु का अधिवेशन है, उसके पहले, बीजेपी का अधिवेशन है उसके पहले जाके वो मिले आरएसएस चीफ को, और उस वक्त उन्होंने बात की। लेकिन जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक जो नाम नरेंद्र मोदी कैंप चाहता है वो मोहन भागवत इनको मंजूर नहीं है। और यही कारण है कि जून 2024 में जेपी नड्डा इनका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद लगातार उनको एक्सटेंशन मिल रहा है, और वो आज की तारीख में अटल बिहारी वाजपेयी से के बाद दूसरे बड़े नेता हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं, जो इस पद पर बने हुए हैं। यानी 5 साल से ज्यादा उनको हो रहा है। तो अडवाणी जी को भी इतना टेन्योर नहीं मिला था। तो नड्डा जी की कोई योग्यता है उसको देखते हुए उनको बिठाया गया, ऐसी तो बात नहीं है। जाहिर है कि यहाँ पर आरएसएस
अपना सिक्का बीजेपी पे जमाना चाहती है और अपना नाम वहां पे देना चाहती है, जो मोदी और शाह इनको पसंद नहीं है। उनका कहना है कि ये उनको नकेल कसने की राजनीति है और इसलिए वो मान नहीं रहे। अब इस दोनों में अब 18 अप्रैल को से पहले ये चुनाव हो जाना चाहिए था। जो जैसे आपने बताया कि बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि 18 राज्यों में संगठन के चुनाव होने चाहिए थे, वैसे हुए नहीं है। तो ये प्रोसीजर भी जेपी नड्डा इन्होंने किया नहीं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसीजर नहीं हुआ, लेकिन वैसे कोई बाध्यता नहीं है कि ये 18 राज्यों में संगठन के चुनाव होने चाहिए, उसके बाद ही चीजें आगे जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी की काफी खुली हुई है। तो इस तरह से जेपी नड्डा को जो जिम्मेदारी थी बतौर अध्यक्ष, वो भी उन्होंने पूरी वो नहीं कर पाए, या फिर हमें ऐसा कहें कि वो नहीं करना चाहते थे, जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनको एक लीवरेज मिले। और वही कारण है कि मुझे लगता है कि 18 अप्रैल का जो अभी का जो ये होगा अधिवेशन होगा, वो जेपी नड्डा इनके चलते ही मुझे लगता है अध्यक्ष पद पे रहते ही होगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। क्योंकि 4 दिन में ऐसा कोई बड़ी चीज तो होने वाली नहीं है कि जिसमें बीजेपी का अध्यक्ष तुरंत चुन लिया जाएगा। क्योंकि जो मेरी जानकारी थी कि 20 डेलीगेट जो नेशनल डेलीगेट्स हैं, उनसे विचार विमर्श चल रहा था और उसमें कोई एक नाम की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। क्योंकि हर दिन एक एक नया नाम उभर के आ जाता है। तो अभी मैं देख रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस सोच में है कि महिला चेहरा हो। भारतीय जनता पार्टी क्या इस सोच में है कि साउथ से हो। अन्नामलाई जो पूर्व तमिलनाडु के पार्टी अध्यक्ष, स्टेट पार्टी अध्यक्ष थे, उनका नाम सामने आ रहा है। उसी तरह से 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी का नाम बड़े जोर शोर से हुआ और कहा जाता है कि आरएसएस के साथ काफी लंबी उनकी बात भी हुई है। शिवराज चौहान का भी नाम आ रहा है, वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम आ गया, झारखंड से रघुवर दास का नाम आ गया, आपको संजय जोशी का नाम आ गया। इस तरीके से रोज एक नया नाम आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा, क्योंकि इस तरह से पहले होता नहीं था, आमतौर पे मैंने भी इतने दिनों से देखा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसे नेता को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और खास करके अब ये बात भी उठने लगी है कि 1 मैन 1 पोस्ट भी इन्होंने, जो पार्टी का अपना एक सोच था और जो ये जिस पे चलते हैं कि एक बंदा एक ही जगह पे होगा, पर जेपी नड्डा के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और पार्टी अध्यक्ष भी हैं आज की तारीख में। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिला जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता पाएगी। अगर उनके हमारे कभी उनसे बात आपकी हुई हो तो वो बेहतर बता पाएंगे कि नड्डा जी क्यों, क्या कारण है। नड्डा जी इतने इन्फ्लुएंशियल हैं क्या कि उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आप दिए जा रहे हैं? क्या वो संघ को कहीं ना कहीं खटक रहे हैं, या संघ किसी नाम पे, या यूं कहा जाए कि संघ की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो बंधन बंधन वाली स्थिति है कि हम खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि कौन अध्यक्ष होगा। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और पार्टी अध्यक्ष जो भी होगा वो इक्वल पोजीशंस पे होगा कॉल्स लेने के लिए। ऐसी स्थिति में क्यों ऐसा, ये असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है एक ऐसे राष्ट्रीय पार्टी का जो 3 बार लोकसभा जीतता है, राज्यों में उसकी जीत होती है और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री के साथ आता है। क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? जी सुभाष जी। आरएसएस हमेशा एक दूर की सोच रख के अपनी कार्रवाई जो है वो करता है और अपनी चालें चलता है। तो जाहिर है कि अभी जो अध्यक्ष होगा वो 2029 का चुनाव उसके अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये महत्वपूर्ण पोजीशन होगा और टिकट बंटवारे में हालांकि अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसे में आरएसएस ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी अभी सितंबर में 75 साल उनके पूरे हो जाएंगे। क्या उसके बाद उनको उनकी जो अपनी शर्त है जो उन्होंने बाकी नेताओं को लगाई थी, क्या वो उस शर्त का पालन खुद के लिए करेंगे, या फिर वो नॉन बायोलॉजिकल होने की वजह से उनको कोई ये शर्त जो है वो लागू नहीं होती, ये भी देखना होगा। लेकिन आरएसएस ने मोदी के बाद क्या इसकी सोच या इसका विचार करना आरएसएस में पिछले कुछ सालों से जरूर किया है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह
इनकी जो राजनीति है, वो राजनीति कुछ हद तक आरएसएस को पसंद नहीं है। हालाँकि आरएसएस का प्रसार जो है, इनके कार्यकाल में बहुत ही बड़ा हुआ है, हर राज्य में फैला हुआ है। उनको आरएसएस को काफ़ी धन भी अपनी संगठन के लिए इनसे मिला है, जो हमने देखा था कि जब मध्य प्रदेश में कुछ दिनों तक कमलनाथ इनकी सरकार थी, तो वहाँ पे इंक्वायरी में आया था कि 800 करोड़ रुपया शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में आरएसएस के संगठनों को दिया गया है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी पैसा आरएसएस के संगठन को मिला है, लेकिन जैसे पैसा आता है तो फिर वो एक झोला छाप जो प्रतिमा होती है आरएसएस के प्रचारक की, वो खत्म होती है और कई सैकड़ों संघ स्वयं सेवक जिन्होंने ब्रह्मचारी रहते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट और बाकी जगह पे जहाँ पे आरएसएस का कोई भी वजूद नहीं था, वहां पे जाके उन्होंने जो काम किया और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी को उसका फायदा मिला है और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की जो एमएलएस की और एमपीस की संख्या बढ़ी है। तो ये आरएसएस का काम है और आरएसएस के प्रचारों का काम है, जिन्होंने कोई भी 5 स्टार फैसिलिटी ना लेते हुए वहां पे जाके उन्होंने काम किया। तो ये जो उनका जो त्याग है, वो त्याग इस पूरे नई जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पीढ़ी है, उनको पता नहीं, क्योंकि उनके पास आसानी से धन और बाकी संसाधन जो है वो सामने उनके पास है और इसके लिए आरएसएस को लंबी पारी में क्या आगे होगा इसके बारे में भी चिंता है। और यही कारण है कि आरएसएस अपना जो स्वयंसेवक है वो और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनके पाले का जो नहीं है, ऐसे लोगों को वहां पे लाना चाहती है और इसलिए संजय जोशी का नाम भी आगे आया था, लेकिन उसको पुरजोर विरोध मोदी और शाह इनके कैंप ने किया। तो जाहिर है कि ये जो टसल है, इसके कारण ही जून 2024 से बीजेपी के अध्यक्ष पद का जो फैसला है वो नहीं हो रहा है। अजय जी। नहीं, देखिए, मैं इसलिए जानना चाहता था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के जब मुख्यमंत्री बने, आरएसएस का समर्थन ही नहीं कहा जाएगा, आरएसएस के फेस थे। गुजरात के बाद जब केंद्र में 2014 गोवा में जब महा अधिवेशन के दौरान बातें निकली थी, तो पूरे देश की मीडिया इस की नजर इस पे थी कि अटल जी या अडवाणी जी, कौन अगला चेहरा होगा। पर निकल के आए मोदी। किसी को ये विश्वास, मैंने किसी के जहन में ये बात नहीं थी, मैं भी और आप भी इस बात को समझ नहीं पाए कि मोदी जी हाँ चर्चा में थे, पर ये नहीं लग रहा था कि 2014 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, एकमात्र चेहरा कोई होगा तो वो मोदी होंगे, यानी कि संघ। आज क्या हो गया? मैं उस वक्त गोवा में था। जी, वो अधिवेशन कवर करने के लिए मैं गया था और मुझे पूरा वो वाकया याद है कि कैसे राजनाथ सिंह इन्होंने ये सारी चीजें जो की आरएसएस के कहने पे की। लाल कृष्ण आडवाणी तैयार नहीं थे नरेंद्र मोदी इनका नाम की घोषणा करने के लिए, तो राजनाथ सिंह इन्होंने नाम की घोषणा की थी और यह उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने। अजय जी। तो वही मैं जानना चाहता था ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज की तारीख में कि संघ को एक ऐसा शख्स चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जबकि मोदी को संघ का नाम पसंद नहीं, संघ को बीजेपी का नाम पसंद नहीं, और मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर। वही 2014 वाले मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, नाम तो बदला नहीं, शख्स पता नहीं क्या कारण है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच, भले ही बीजेपी के नेता से पूछे तो कहेंगे कि हमारे अंतर कोई विरोध नहीं है, हम हमारे बीच कोई खटपट नहीं है। संघ के नेताओं से पूछे, अरुण कुमार जी ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जैसे और संगठन है वैसे ही हम हैं, और बीजेपी हमारा सबसे प्रिय संगठन है, हमारे बीच कोई डिफरेंसेस नहीं है। पर मीडिया, या ये क्रिएटेड बाय मीडिया हो सकता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर दो जिससे कि हमारी टीआरपी बढ़ते जाए, या फिर सच्चाई में कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्सेज से ये खबरें लाते होंगे। आखिर क्या है मामला? 2014 से लेकर 2019 और 2024 तक में कहीं ना कहीं बदलाव आता गया, जबकि मोदी जी राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, अयोध्या, 370, ट्रिपल तलाक, सारी बातें संघ से जुड़ी हुई थी। अभी भी जो
ताउर राणा कहीं ना कहीं संघ चाहता था इस बात को। आखिर क्या है, क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? एक पत्रकार की नजर से आप देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों ये एक लाइन सा घिंचता दिख रहा है संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और किसकी पकड़ ज्यादा है आज की तारीख? देखिए 2014 में जो नरेंद्र मोदी थे वो आज 2025 में नहीं, वैसे नहीं है। उनकी ताकत काफी बढ़ गई है। दूसरा, नरेंद्र मोदी इन्होंने उद्योगपतियों की जो शक्ति है, पूरी ताकत, वो यानी धन शक्ति और राज्य शक्ति, ये दो काफी उन्होंने मजबूती से उन्होंने उसका मिलाप किया है। और तीसरा जो है वो पुरोहित शक्ति, जो धर्म शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो तो आरएसएस के बलबूते वहां पे आता है। तो आरएसएस के लिए ये पहले भी धर्म सत्ता उनके साथ थी, यानी हिंदू पूरा जो संत महंत उन्होंने जो सब खड़े किए थे, और वो कैसे किए थे वो सब जानते हैं कि किसी को भी वहां पे संत महंत बोला तो वो संत महंत बन गया, अखाड़े का चीफ बन गया, और उसके हाथ में धर्म सत्ता आ गई। तो ये आरएसएस ने किया है। तो धर्म सत्ता के पहले ही आरएसएस के साथ थी। कुछ हद तक धन सत्ता उनके हाथ में थी, राज्य सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी अकेले नेता थे जो उन्होंने दूसरी बार वो चुनाव जीत पाए। लाल कृष्ण आडवाणी भी चुनाव जीत नहीं पाए आरएसएस के लिए या फिर बीजेपी के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं बीजेपी के, जिन्होंने लगातार 3 बार जीत दिलवाई है बीजेपी को, और जाहिर है कि संघ परिवार को। उनके छत्रछाया में संघ परिवार बढ़ा हुआ है। दूसरा, जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि उनको अब आरएसएस भी कमजोर नजर आ रही है। उनका कहना है कि ये उनके जो रास्ते का रोड़ा है, और यही कारण है कि आरएसएस से वो सीधा टकराव ले रहे हैं। और ये टकराव लेने की सिचुएशन में आज नरेंद्र मोदी है। इसके लिए आरएसएस और नरेंद्र मोदी इनका टकराव है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस को ही दरकिनार करके अपना कोई शख्स जो है, क्या वो बीजेपी के अध्यक्ष पद पर लाते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आरएसएस से अपनी कन्नी जो है वो काटी है। आज हरियाणा में उन्होंने हिसार में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को क्यों अध्यक्ष पद नहीं दिया। मुझे तो अचरज है कि शायद मोदी साहब की अगर चले तो वो किसी मुस्लिम को अध्यक्ष बना सकते हैं बीजेपी का, और खुद की पीठ थपथपा सकते हैं कि ये हमने किया। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अपनी जो चालें हैं वो किसी को उसकी भनक नहीं लगने देते। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पद पे जितने भी उम्मीदवार आए या फिर वो सब किसी को पता नहीं था कि ये सारी जो नेता थे, किसी सुगबुगाहट भी नहीं थी इनके नामों की। लेकिन अचानक से उनका नाम आ गया और वो वहां पे राष्ट्रपति पद पे आसीन हो गए। कई चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो भी ऐसे ही आए। शायद कुछ चीफ मिनिस्टर को तो आरएसएस ने प्रेशर डाल के उनका नाम आगे किया और उनको वो करना पड़ा। जितने भी राज्यपाल है वो सब ज्यादातर आरएसएस के ही प्रचारक हैं। तो आरएसएस को एक पावर बैलेंस ऑफ पावर करने की भी कोशिश नरेंद्र मोदी इन्होंने की, लेकिन जहां पे उनको करना है खुद के लिए तो वो जरूर उन्होंने किया है। उसमें आरएसएस को उन्होंने माना नहीं। यही कारण है कि 13 साल तक वो आरएसएस के दफ्तर नहीं गए थे। तो ये हमें 11 साल वो नहीं गए थे। तो ये हमें देखना होगा, और इसमें आरएसएस को दरकिनार नरेंद्र मोदी कर पाते हैं या फिर आरएसएस उन पर हावी होती है। ये अध्यक्ष पद पर कौन आदमी बैठेगा, इस पर तय होगा। ये बैलेंस ऑफ पावर के खेल में जो आप बता रहे थे, इस बैलेंस ऑफ पावर के खेल में जो देखा जा रहा है कि प्रदेश में तो जो स्थिति है कि काफी प्रदेशों में अध्यक्ष चुना नहीं गया अभी तक। इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक्सटेंशन पे है। ये जो इनका राष्ट्रीय परिषद होने वाला है बैंगलोर में, हवा तो मीडिया ने ऐसा बना दिया है कि शायद 3rd वीक ऑफ अप्रैल में नाम की घोषणा हो जाएगी। पर इस बैलेंस ऑफ पावर को देखते हुए तो नहीं लगता है, इस बैलेंस ऑफ पावर को के खेल में मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी जी झुकेंगे या संघ झुकेगा या भागवत जी झुकेंगे। यहाँ झुकने की भी बात नहीं है, एक इक्वेशन बनता नजर नहीं आ रहा है। कुछ नाम ऐसे हैं जो संघ के बड़े प्रिय हैं,
मोदी जी को पसंद नहीं है नाम की घोषणा, तभी इसीलिए अटका हुआ है मामला। कुछ नाम ऐसे हैं जो बीजेपी के नेताओं को पसंद है पर संघ को पसंद नहीं है। कुछ नाम ऐसे हैं जो दोनों को पसंद है, पर सवाल उठता है कि जब दोनों को पसंद है, इस बैलेंस ऑफ पावर में क्यों नहीं उनका नाम ही आप घोषणा करते हैं? एक्सटेंशन के इंतजार में क्यों बैठे हैं? दूसरे पार्टी को तो आप कहते हैं ना कि उनका अध्यक्ष वो बैठाया जाता है, पपेट है। इवन पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इन लोगों ने कहा था ही इज अ पपेट, शब्द का इस्तेमाल किया था ना। तो आज पार्टी अध्यक्ष क्या पपेट होगा? या संघ का हो या बीजेपी का हो, पपेट होगा या वाकई एक तेज तरार नेता होगा जो भारतीय जनता पार्टी को तरीके से चला पाएगा और नई सोच रखता होगा? क्योंकि जेपी नड्डा का एक बयान उन्होंने जो संघ के बारे में कहा था, मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कहा होगा। जी स्थिति ये है, तो इस बैलेंस ऑफ पावर के खेल में क्या लगता है कि अप्रैल में जो होने वाला है, 14 को है ना शायद, 18 को है, 18 से 20 2 दिन का है। तो इस दौरान नाम की घोषणा होगी या फिर 20 जो एक्सटेंशन का टेन्योर पूरा हो रहा है उसके बारे में कहा जाएगा कि अनदर 6 मंथ्स, 30 डेज, 40 डेज का एक्सटेंशन दिया जाता है जब तक कि पूरे 50% स्टेट्स में अध्यक्ष ना बना दिए जाए। आपको क्या लगता है ये मतलब क्या स्थिति है? आपकी भी तो बात होती होगी, क्या लग रहा है, क्या मतलब व्हाट इज द स्पेक्यूलेशन एंड द फैक्ट्स बिहाइंड? देखिए अजय जी, इसके पहले के जितने भी बीजेपी के अध्यक्ष थे, फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडवाणी साहब हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, जनकृष्ण मूर्ति हो, वेंकैया नायडू हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, ये सारे जो लोग थे वो संघ को मानने वाले थे और बीजेपी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो संघ के भरोसे चलाने वाले ये सारे नेता थे। वो संघ के खिलाफ उन्होंने कभी पंगा नहीं लिया या कोई टकराव की सिचुएशन भी उन्होंने नहीं ली। हालांकि मोहन भागवत जिस तरह से एक ताकतवर इंसान है, वैसे पिछले कुछ जो आरएसएस के जो चीफ है वैसे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के खिलाफ किसी ने एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं किया है। तो लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी उनके समर्थक उनको विश्व गुरु मानते हैं, वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, यानी उनका मतलब ये है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, इसका ये मतलब। तो जवाबदेह जब हम नहीं है ऐसा कोई अगर मानता है शख्स, तो जाहिर है कि वो किसी का जो अंकुश है वो अपने ऊपर नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में मोहन भागवत इनकी सुनने के लिए लाचार नहीं है। वो अपने बलबूते पे चलने वाले नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने अब तक राजनीति पूरी देश की चलाई है, वो सिर्फ जिसको हम कहें कि डिक्टेटरशिप जो है वैसे थी उन्होंने चलाई है। और इसी तरह से वो किसी को अपने खिलाफ जो भी उनको बोलता है तो उनके खिलाफ वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। जैसे राहुल गांधी, इन्होंने गुजरात में एक भाषण दिया, जब तक दिल्ली राहुल गांधी नहीं पहुंचते तब तक नेशनल हेराल्ड की संपत्ति कुर्क करने की जो आदेश है वो निकल चुका था। तो नरेंद्र मोदी इनका जो अब तक बर्ताव है वो हमने देखा है कि वो किसी की बात सुनते नहीं है और अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो कार्रवाई करने से चूकते नहीं। तो ऐसे में बार बार उनको नसीहत देने वाले मोहन भागवत, इनको वो कितनी देर सह पाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। कल ऐसा ना हो कि अमित शाह आरएसएस के चीफ बन जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पूरा जो सिचुएशन है आज की तारीख में, आरएसएस को पूरा जो धन है, बाकी से सिस्टम जो है वो बीजेपी से ही आ रहा है। तो ये जो दोनों में जो टकराव की सिचुएशन है, इसके चलते हमने देखा कि खबरें आ रही थी कि पहले 5 मार्च से पहले बीजेपी का अध्यक्ष है वो उसकी घोषणा होगी। उसके बाद बोला गया कि चलो 3rd वीक में, लेकिन 3rd वीक तो अभी है, हम अभी 3rd वीक में ही बात कर रहे हैं अप्रैल के। और मुश्किल से 3 दिनों के बाद 18 तारीख को बंगलुरु में अधिवेशन है बीजेपी का। तो अगर कोई नया नेता चुन भी लिया जाता है तो वो सारी सिस्टम होने के लिए उसको कुछ दिन का समय तो लगेगा।
तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में 18 तक कोई बीजेपी का प्रेसिडेंट का चयन अभी हो पाएगा और उसके बाद ही मुझे लगता है और एक्सटेंशन मिलेगा जेपी नड्डा साहब को। हालांकि वो उतने ताकतवर है नहीं, लेकिन फिर भी कोई और दूसरा नहीं है तो कुर्सी गर्म रखना उनकी मजबूरी बन रही है, तो वो ये चीजें करेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि आगे जाके फिर एक बार मोदी और मोहन भागवत इनमें सामना होगा, तो उसमें कौन जीतता है वो देखना होगा। इंतजार यानी कि इंतजार देखना है कि इन दोनों महाकालों में, महादेवों में किसका त्रिनेत्र पहले खुलता है। क्योंकि आरएसएस, जैसा आप बता रहे हैं कि आरएसएस की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा लग रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप भी इस चीज को खुलासे के साथ नहीं कहते, पर जो दिखता है हम उस पर बात करते हैं कि आरएसएस की भी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल में रखें और भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि आरएसएस को हम कंट्रोल में रखें। इन दोनों के कंट्रोल और बैलेंस ऑफ पावर को नकार रहा है, इनफैक्ट बैलेंस ऑफ पावर को ही नकार रहा है। दोनों की ये जो हरकतें हैं ना, दोनों की जो सोच है, या फिर हम यूं कहें कि ये मीडिया का खेल है कि हर दिन एक नया नाम लाकर अपने को भी जिंदा रखना और इशू को भी जिंदा रखना। पता नहीं क्या होगा इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। खैर, अधिवेशन 18 से 20, उसके पहले तो लगता नहीं है कि नाम किसी के नाम की घोषणा होगी। शायद अधिवेशन में कुछ बाहर निकलकर पत्रकारों को फीड किया जाए कि ये नाम पे चर्चा हुई है, अब होती है या नहीं होती है देखना है। तो विद द लास्ट एंडिंग, आपके एंडिंग लाइन के साथ मैं इस शो को खत्म करना चाहूंगा। जी सुभाष जी। इसमें हमें यही होगा कि नरेंद्र मोदी, इनका कद जो बड़ा है, तो क्या आरएसएस को वो कंट्रोल कर पाते हैं और क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी इनको कंट्रोल करके अपने जो उनकी आगे की रणनीति है उसके तहत एक कोई नाम और नया चेहरा या जो भी है आरएसएस का जो संघ स्वयंसेवक है वो उसको बीजेपी के अध्यक्ष पद पे बिठा पाते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसके बाद ही आगे बीजेपी और देश की राजनीति कैसे टर्न लेगी ये हमें देखना होगा। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि हमने दो मुद्दों पे आपके साथ बात किया। एक, मेहुल चोकसी को लाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है भी इन अ वे, और दूसरा संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये जो तालमेल की कमी है, ये कब खत्म होगा, नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को कब मिलेगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मैं कर रहा हूँ। तब तक और जब तक ये मुद्दा है तब तक हम इस मुद्दे पे बातचीत तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी। हम फिर कल कुछ मुद्दों के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।